बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी रस्साकशी चल रही है उसमें कहीं मईशत बहुत पीछे रह गई है या फिर इग्नोर हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत के तजुर्बेकार होने के सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं। वज़ीर ख़जाना जो कहते रहे कि उन्हें IMF से डील करना आता है, लगता है कि उन्हें IMF नई क्लासेस पढ़ा रहा है। कोई जिम्मेदारी हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। सूरत हाल ये है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी बात स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाई। जैसे ही मामलात मुआहदे के करीब पहुंचते हैं, IMF कोई नया मुतालिबा हमारे सामने रख देता है कि पहले ये करके दिखाओ, पहले वो करके दिखाओ। आलमी इक़्तिसादी साहूकार के इन डू मोर मुतालिबों के सामने पाकिस्तानी हुकाम बेबस नजर आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ाई कि आवाम की चीखें निकल गईं। टैक्सेस ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी रोटी से भी हमें तंग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सारे मुश्किल तरीन फैसले कर लिए लेकिन IMF को राजी नहीं कर पाए। अभी चंद रोज पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा किया था कि तमाम शराइत हम पूरी कर चुके, अब IMF के पास मुआहिदा न करने का कोई बहाना या जवाब मौजूद नहीं। फिर क्या? उसी रोज IMF ने दोस्त ममालिक की फाइनेंसिंग गारंटीज के बावजूद मजीद जमानतें मांग ली हैं, जिस पर पाकिस्तान ने $3 अरब की मजीद फाइनेंसिंग का प्लान आलमी मालियाती फंड के साथ शेयर किया है। यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि माजी में पाकिस्तान कई बार IMF प्रोग्राम्स में रह चुका है, तो इस बार पाकिस्तान के साथ इस कदर सख्ती क्यों की जा रही है? ऐसे कौन से मुतालबे हैं जो IMF हमसे मनवाना चाहता है जिस पर अभी तक पाकिस्तान पूरा नहीं उतर सका? ये सवाल भी उठ रहा है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में मुआहिदा होगा भी या फिर नहीं। क्या पाकिस्तान डू मोर के मुतालिबों से तंग आकर जारी कर्ज प्रोग्राम से बैकआउट भी कर सकता है? अगर किसी वजह से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो पाता तो इसके पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और क्या इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं हफीज़ पाशा साहब, जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हफीज़ पाशा साहब नाइट एडिशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, पहला तो बड़ा एक आम सा सवाल है मगर इसके मुख्तलिफ जावियों से मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे सामने सूरत हाल को रखें कि पहले भी कई मरतबा जिस तरह से मैंने इब्तदाइये में कहा कि IMF के पास हम जाते रहे हैं, प्रोग्राम्स हमें मिलते रहे हैं, ऐसा क्यों तासुर है कि इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। इस मरतबा सख्ती की वजह वाज़े तौर पर यह है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो शायद तारीख के सबसे ख़राब लेवल पे आ चुके हैं। हमारे रिजर्व्स आपने देखा कि सिर्फ $4 बिलियन के लेवल पे हैं, जिससे हम मुश्किल से 1 महीने के दरामदात को फाइनेंस कर सकते हैं। इस लेवल पर पिछले प्रोग्राम्स में जब हम गए थे तो आपको तो पता होगा कि 23 प्रोग्राम्स में हम जा चुके हैं 1988 के बाद से। तो इस मर्तबा सख्ती शायद इसलिए है कि पाकिस्तान को बड़े सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे अपने माशी और फाइनेंशियल हालात को संभालने के लिए, वरना ख़तरा यह है कि पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चले जाएगा। इसलिए IMF जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, उन्होंने बड़ी सख्तियाँ लगाई हुई हैं। मगर इसके साथ साथ मैं अगर आप थोड़ी सी इजाज़त दें जी, तो ये भी कहूँ कि पाकिस्तान जब उसकी अहमियत रीजनली ज़्यादा होती है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल 2013 से 2016 का प्रोग्राम था, जबकि अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद थे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सप्लाई रूट्स टू द डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उस वक्त जब हम IMF प्रोग्राम में गए थे तो माशाल्लाह इतने अच्छे सलीके से, प्यार से उन्होंने हमें ट्रीट किया कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 16 वेवर्स हमें मिले, यानी कि तकरीबन कोई टारगेट भी हमें हासिल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो इसमें एक वो पहलू भी है कि अमेरिका जो है वो IMF का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर है, तकरीबन 17% शेयर्स हैं उनके,
और उनका चूंकि IMF वाशिंगटन में लोकेटेड है हेड ऑफिस, तो यकीनन उनका इन्फ्लुएंस होता है। इस मर्तबा चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है और पाकिस्तान की रीजनली इस लिहाज से अहमियत कम हुई है, तो शायद अमेरिका इस मर्तबा कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रहा है उस लिहाज से कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे, IMF प्रोग्राम को आसानी से आगे ले जाया जाए। ठीक है सर, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, बेशतर ऐसे प्रोग्राम्स हैं IMF के जो पाकिस्तान लेता रहा है और अभी भी ले रहा है। हम ये देखते हैं जब भी पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, खान साहब आए, सब ने ये दावा किया, किसी ने कहा जी हम भिखारी नहीं हैं, किसी ने कहा हम कशकोल नहीं उठाएंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। दहाइयाँ गुजर गई हैं, ऐसा क्या है कि हम IMF का प्रोग्राम लिए बगैर कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते? हमारी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है या कोई और आंसर आपको गालिब नजर आते हैं इसमें? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसी आदत है कि हम बड़े तेजी से खर्चों में इजाफा करते हैं और ख़ास तौर पे इलेक्शन से पहले हुकूमतें जो हैं बड़ी एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह वो ले आते हैं ताकि वोट्स हासिल हों, मगर उसके नतीजे में होता यह है कि हमारा जो दरामदात का बिल है वो इस एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की वजह से बड़े तेजी से बढ़ जाता है। ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा 2007-8 में, फिर आपने देखा होगा 2017-18 में तो तारीख का सबसे बुलंद तिजारती खसारा हुआ था, तकरीबन 19 अरब डॉलर। और अब आप ये देखिए कि जब ये हुकूमत आई है आपके PDM की, तो पिछले साल 2021-22 में तिजारती खसारा 17.4 बिलियन डॉलर हो चुका था, इसलिए कि पिछली हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी थी शायद इलेक्शंस के लिए और बहुत ही एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी ले आए थे। और ख़ास तौर पे कोविड के बाद तो मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत ही एक्सपेंशनरी रही। इंपोर्ट्स में बेतहाशा इजाफा हुआ, हमारे इंपोर्ट्स दरामदात जो हैं एक्सपोर्ट से 2 गुना से भी ज्यादा हो गए। तो ये एक साइकिल है, जिसे आप चाहें तो कहें एक सियासी साइकिल है जिसका माशी हालात पर असर पड़ता रहता है। सही है। मुझे ये भी बताइए सर, जिस तरह से बहुत सारी ये खबरें इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान की मईशत को लेके कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, कोई कहता है कि जी डिफ़ॉल्ट तकरीबन हम हो ही चुके, ये सियासतदानों की बातें, और बार बार हम उनकी तमाम शराइत IMF की पूरी कर रहे हैं, मगर फिर से डू मोर आता है, फिर से कहा जाता है ये भी पूरा किया जाए। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं तमाम शराइत पूरी होगी, अब कोई जवाज़ नहीं है कि हमें प्रोग्राम ना मिल सके IMF का। मुझे ये बताइए, क्या हम ऐसी कंडीशन में हैं कि पाकिस्तान अब तंग आकर बैकआउट कर जाए, इससे पीछे हट जाए कि हमें नहीं चाहिए ये मुआहिदा आपका? और अगर ऐसा होता है तो हमारी इकॉनमी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये आपका बहुत अहम सवाल है। देखिए, IMF प्रोग्राम पिछले तकरीबन 5 महीने से एक तरह से हवा में लटक रहा है। ये 9th रिव्यू जो है ये नवंबर के आगाज में ही पूरा हो जाना चाहिए था और हमें लोन का इंस्टॉलमेंट मिल जाना चाहिए था। अब हम अप्रैल के तकरीबन एंड पे आ चुके हैं और अभी तक नवा रिव्यू ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि ओरिजिनल प्रोग्राम के तहत 10वां रिव्यू भी हो जाना चाहिए था। क्या वजह? वजह यह है कि पाकिस्तान ने सितंबर से दिसंबर तक, तो हमारे यहाँ जब फाइनेंस मिनिस्टर्स की तब्दीली आई तो जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने दस्तखत किया था प्रोग्राम पर, मगर जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए उनका ख्याल ये था कि हम अपना एक इंडिजिनस और होम ग्रोन प्रोग्राम चलाएंगे, और ख़ास तौर पे एक्सचेंज रेट की मैनिपुलेशन शुरू हो गई और उसके नतीजे में आपने देखा कि कोशिश की गई कि रुपए की कदर आर्टिफिशली बढ़ा के रखा जाए। ये कामयाब नहीं हुआ, बहुत नुकसानात हुए, पैसे डाइवर्ट हो गए हुंडी की तरफ वगैरह वगैरह। उसके बाद जनवरी के महीने में हुकूमत को एहसास हुआ कि भाई अब हम अपना प्रोग्राम तो नहीं चला सकते, हमें IMF की बात सुननी है। उसके बाद में माशाल्लाह बड़े तेजी से और बड़े विगर के साथ हुकूमत ने रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं। सारे
उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी मिनी बजट तक ले आए और काफ़ी कोशिश की और कुछ हर्सा एक्सचेंज रेट को मार्केट डिटरमिन्ड भी रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फुलफिलमेंट के बाद इन रिफॉर्म्स और कंडीशनैलिटीज के क्यों अभी तक IMF तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिये के बहुत करीब ज़रूर है और हमें जून तक जितने पैसों के बाहर से फ्लो की ज़रूरत है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। IMF इज इंसिस्टिंग कि आप ये इंश्योर करें कि जो फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा हो जाए, इसलिए और डिले हुआ। पहले $3 अरब की बात की जिस तरह आपने जिक्र किया, जो पूरा किया सऊदी अरेबिया और UAE ने, मगर अभी भी गैप रह गया है जी। और इसलिए डिले हो रहा है और अब ये देखना है कि क्या पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी गुजारिश ये है कि हम सब ऐसे हैं कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी वक्त IMF प्रोग्राम में रहे। हमें खुद मुख्तारी की ज़रूरत है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस मर्तबा IMF की छतरी की बेपनाह ज़रूरत मौजूद है। इसके बगैर न सिर्फ प्राइवेट जो आपके लेंडर्स हैं जिसमें कमर्शियल बैंक हैं, बॉन्ड्स हैं, वहाँ से पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरी तरफ से आपके जो मल्टीलैटरल इदारे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, वो भी पैसा भेजना रोक देंगे, जो कि बहुत अच्छे लोन्स होते हैं, कंसेशनल होते हैं। हमें ज़रूरत है तकरीबन 28 से 30 अरब डॉलर की सालाना, उसे पूरा करना बिल्कुल गैर मुमकिन हो जाता है विदाउट द कवर ऑफ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, द IMF। इसलिए हम मजबूर हैं और फंसे पड़े हैं। सही है, ठीक है सर। आपने जिस तरह से थोड़ा सा सियासत की तरफ रुख मोड़ा है गुफ्तगू का, मैं एक और सियासी सवाल ही आपसे कर लेती हूँ। ये मौजूदा गवर्नमेंट को आए हुए भी पाकिस्तान के अंदर 1 साल हो गया है और ये पूरा 1 साल ये बात करते रहे कि पिछली जाने वाली हुकूमत इमरान खान साहब की इतना बिगाड़ पैदा करके गई कि हम संभालना भी चाहते तो हम नहीं संभल सकते थे। आपको लगता है कि इतने तजर्बेकार लोग दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर आए, 1 साल पूरा उन्होंने काम किया, कुछ नहीं हो सका? वाकई हमारी मैशत इतनी तबाह बर्बाद हो गई थी या आप समझते कि मैशत के अंदर लचक मौजूद थी, इसको संभाला दिया जा सकता था, सिर्फ सियासी गेम स्कोरिंग की खातिर ये सब कुछ किया गया? ये ही आप बहुत मुनासिब सवाल कर रही हैं। देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि 2021-22 जो पिछली हुकूमत का तकरीबन आखिरी साल रहा, इसलिए कि अप्रैल में चेंज हुआ, तो हुआ यह है कि पिछली हुकूमत ने बहुत तेज़ी से और जिसे कहते हैं कि एक पॉलिसी के तहत एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट किए। बजट का खसारा तारीख का बुलंद लेवल पे लेके चले गए और आपका तिजारती खसारा जो है 17.4 अरब डॉलर तक पहुंचा। यकीनन आगाज में इस हुकूमत को मुश्किलात बहुत पेश आए हैं, इसलिए कि जो वो छोड़ के गए थे वो खसारे बहुत बड़े थे। दूसरी तरफ मुझे कहना पड़ता है कि सितंबर से दिसंबर तक पिछले साल जो हुकूमत ने एक तरह से मुख्तलिफ पॉलिसीज की तरफ अपना रुझान बढ़ाया, ख़ास तौर पे एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली मुस्तकम रखने की कोशिश की, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स बहुत गलत पॉलिसीज थी। उसके नतीजे में LCs को बेशुमार रोका गया। इस वक्त पाकिस्तान में बेशुमार शॉर्टेजेस हैं। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पिछले फरवरी के महीने में 12% गिरा है। तो उसके बाद कुछ संभले हैं, मगर बात यह है कि अभी भी बहुत कुछ करना है और सबसे ज़रूरी जो 2 चीज़ें करनी हैं, नंबर 1 प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अमीर तबके को माशाअल्लाह पिछले 75 साल से बेशुमार मराद दिए गए, तकरीबन 4000 अरब के मराद। दूसरी तरफ खर्चों में बेपनाह इजाफा कर रही है फेडरल गवर्नमेंट और कुछ हद तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी,
उसमें भी नुमाया तौर पर कमी लानी चाहिए। ये दोनों फ्रंट्स पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी इस वक्त की हुकूमत अभी तक कोई खास आगे नहीं बढ़ी है। मुझे भी सारी कन्फेस करने दीजिए कि हम माजरत के साथ ऑस्टेरिटी कैंपेन इस गवर्नमेंट ने भी आके शुरू की, लेकिन बज़ाहिर कहीं पे हमें नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब ने भी शुरू की थी, मगर उनके भी दौर में हमें ऑस्टेरिटी के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिला था। मुझे ये बताइएगा हफीज़ पाशा साहब कि हमारी जो मईशत का पैमाना है और हमारे जो सियासत का पैमाना है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से एक ख़बर चल निकली है, एक हवा चल निकली है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, किसी सतह पर अगर तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के कोई हल निकाल लेती हैं तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो अप हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम सब की गुजारिश ये है, और मैं तो एक प्रोफेसर हूँ और मेरा फर्ज है आपसे जो मुनासिब बात है वो करना। देखिए, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इस वक्त हम सबको मिलके, हम ख़ास तौर पे हमारी सियासी ताकतें जो हैं और इस्टेब्लिशमेंट, उन्हें मिलकर एक नेशनल प्रायोरिटी इकोनॉमिक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। इससे देखिए फ़ायदा ये होगा कि मार्केट्स में जो बेतहाशा अनसर्टनिटी है और बाहर जो परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, वो बेपनाह नेगेटिव हो गया है। अब आपको हैरत होगी कि टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस साल मार्च तक सिफर है, सिफर, वरना आमतौर पे ये 2 से 3 अरब डॉलर तक पहुंचता है। दिस इज द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं चुपचाप से पैसे अपने ले जा रहे हैं। तो इस हद तक नुकसान हो रहा है सियासी कशमकश की वजह से। बस हम सब की दुआ है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इनिशिएटिव माशाल्लाह लिया है, उसके नतीजे में सब मिल के बैठेंगे और जिस तरह मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमिक प्लान जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सीवियर कंट्रोल एंड कटबैक इन एक्सपेंडिचर ले आएंगे, फिस्कल स्पेस बनाएंगे, इससे रिलीफ देंगे गरीब कौम को। हमारी जो बेचारे पिस के रह गए हैं, 40% हमारे लोग इस वक्त गरीब हो चुके हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना बेपनाह जरूरत है उसकी। वो सब होना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बाहर की ताकतें भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूडिंग IMF हमारे साथ हो जाएंगी इंशाल्लाह। सर, टैक्सेशन के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, मेरा सादा सा सवाल है लेकिन एक आम पाकिस्तानी इसी तरह से सोचता है और जानना भी चाहता है। हमारे मुल्क के अंदर टैक्सेस को अदा करने का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बड़ा पेचीदा है। आम लोग या आम पाकिस्तानी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, एजेंट्स के पास जाते हैं टैक्स भरवाने के लिए। मुझे ये बताइए कि इस निज़ाम को किस तरह से आसान किया जा सकता है, सहल किया जा सकता है, इसकी पेचीदगी को दूर किया जा सकता है, और कोई ऐसा हल जो आप तजवीज़ कर सके, लोगों को राग़िब कर सके कि हमें टैक्स अदा करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इंसाफ के बेसिस पर किसी टैक्स के निज़ाम को नहीं बनाएंगे तो जो आम शख्स है उसकी कमिटमेंट बहुत कम होगी। दूसरी तरफ अगर टैक्स के पेमेंट के बरक्स आपको कोई सर्विसेज या कोई फायदे नहीं पहुंचते हैं, तो टैक्सेशन विच इज इक्विटेबल, टैक्सेशन विच इज लिंक्ड टू बेनिफिट्स, ये 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फॉर सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम, और दोनों विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स हमारे टैक्स के निज़ाम में इस वक्त बिल्कुल मौजूद नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता चलूं कि इस वक्त जो अमीर तबका है हमारे फार्मर्स में, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, 1% लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनके पास 22% फार्म एरिया है। इस हद तक इनइक्वालिटी मौजूद है। उनकी सालाना इनकम 2000 अरब तक है। टैक्स कितना देते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स? सिर्फ 2.5 अरब। तो इससे लोगों को अंदाजा हो चुका है कि हमारे निज़ाम अदल इंसाफ बिल्कुल नहीं है। तो और बेनिफिट्स का भी मामला है कि कराची जो है 60% रेवेन्यूज वहाँ से आते हैं, और जो शहर का हाल है
अल्लाह ही बचाए। तो ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम जो हम इस वक्त फॉलो या डेवलप नहीं कर पाए। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि सोना उगलते खेत खलियानों वाले पाकिस्तान के बासी आजकल रोटी को क्यों तरस रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है कि एक ज़रे मुल्क के बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन मुफ्त आटे की लाइनों में अपनी जानें क्यों कुर्बान कर रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है कि गंदम और अजनास की पैदावार हमसे संभाली नहीं जाती थी, हम एक्सपोर्ट करते थे और अब हमारी अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही और आटे की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। एक रिपोर्ट में इस साल गंदम के पैदावार में 20 लाख टन कमी का खदशा जाहिर किया गया है। अगर हुकूमत वक्त ने होश के नाखुन नहीं लिए तो भूख और अफलास में मजीद इजाफा होने वाला है, आटे की लाइनें मजीद लंबी होने वाली हैं। सवाल यह है कि गंदम कम होने की वजह से सिर्फ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं या फिर हुकूमती पॉलिसियाँ भी आड़े आ रही हैं। इश्तिहारात में तो हर गवर्नमेंट किसानों को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, तो क्या वजह है कि मुल्क की ज़राअत ज़वाल पजीर है? क्यों एक ज़राई मुल्क ग़ज़ाई ज़रूरियात दरामदाद से पूरी करने पर मजबूर है? ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आबादी बढ़ने और शहर बढ़ने की वजह से मुल्क का ज़ेरे काश्त रकबा भी तेज़ी से कम होता जा रहा है। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या पूरे मुल्क के अंदर ज़राई इमरजेंसी लगाने का वक्त आन पहुँचा? मौजूदा सूरत हाल को अलार्मिंग करार देकर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ज़राअत बचाओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज़ किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज की जाए। अब एग्रीकल्चर इमरजेंसी के खदोखाल क्या हो सकते हैं, हुकूमत कैसे किसानों को सपोर्ट कर सकती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया नाइट एडिशन के लिए। खोखर साहब, सबसे पहले तो मुझे यही आप बता दीजिए कि जो किसान इत्तेहाद ने एक कैंपेन शुरू की है, मुहिम ज़राअत बचाओ मुल्क बचाओ, और ज़रिए इमरजेंसी लगाने की डिमांड भी आप लोगों की, इसके खदोखाल क्या होंगे इस कैंपेन के? देखें जी, असल इशू यह है कि इस वक्त हमारी आबादी हर साल हम पाकिस्तान में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, 50-55 लाख हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर के रकबे कॉलोनियों में ख़त्म कर दिए, नए रकबे आबाद नहीं किए। इस वक्त हमारे पास कोई 18 मिलियन एकड़ रकबा पड़ा है जो अब आबाद हो सकता है। आज आप ये देखें कि हम इस वक्त नेट इंपोर्ट कंट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम दालें इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम दूध में भी खुश्क दूध और वहे पाउडर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तानी काश्तकार की एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर उसको उसका सही मुनासिब रेट नहीं मिलता। दूसरा, हमने रिसर्च के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की पिछले 40 साल से। अगर आप ये देखें गंदम में कि आज अभी आपने जो खुद ही बात शुरू की है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ लाइनों में लगी हुई हैं, आटा 10 किलो आटा लेने के लिए 1000 रुपये आटे की खातिर वो अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं। वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी भी होते हैं, उनको पुलिस के डंडे भी पड़ते हैं, फिर भी वो जाके लाइन में पूरा पूरा दिन खड़ी रहती है। ये हमारे लिए बायसे शर्म भी है, बायसे अफसोस भी है कि आज वो 10 किलो आटे की खातिर अपनी जान कुर्बान कर रही है। उनको पता नहीं होता जिंदा वापस आएंगी या नहीं आएंगी। मेन वजह अगर आप देखें कि 40 साल पहले जो हमारी गंदम की पैदावार थी आज भी वही है, क्योंकि हमने रिसर्च के पे कोई खर्च नहीं किया, रिसर्च पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। बिल्कुल ही हमारा रिसर्च का बजट जो आज से 40 साल पहले था एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 आज भी वही है। हमने कभी ज़राअत को फोकस नहीं किया, जदीद रिसर्च की तरफ नहीं गए, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए। आज हमारा जो लाइफ स्टॉक फार्मर है जिसके पास गाय भैंस रखी है वो भी बहुत परेशान है, उसको दूध का उसका सही रेट नहीं मिलता, इसलिए वो भी परेशान है। फिशरीज का फार्मर आप ले लें, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है लेकिन उसकी मछली का रेट पिछले 10 साल से वही चला आ रहा है। अब हमें लाजमी है हमारे ऊपर कि हम रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, जदीद टेक्नोलॉजी लाएं और अपने गैर आबाद रकबों को हम आबाद करें। और आबाद करने के लिए हमें दुनिया का मॉडल अपनाना पड़ेगा, लाइक चाइना का। मौज़े तान ने शुरू किया था, अपना जवान और किसान को मिल के काम करवाया था। यानी कि आज मैं कह सकता हूँ कि जवान प्लस किसान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान, कि हम
आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व करें कि हमारे नए रकबे आबाद करके छोटे काश्तकारों में तकसीम करें। अब काश्तकारों के पास रकबे बहुत थोड़े रह गए हैं जी। आज मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता कि वो बेचारा कितनी तकलीफ में है। इस वक्त IMF के प्रेशर में जो हमारा बिजली का रेट हो गया, वो बेचारा बिल अदा नहीं कर सकता। हालांकि काश्तकार ने IMF से कोई कर्जा नहीं लिया, काश्तकार को उसमें से किसी किस्म की कोई मराहत नहीं मिली। ज़राअत हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है मुतमा, अगर मैं ये कहूँ कि 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी, इस ज़राअत की वजह से ये मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। 17 साल हमारी पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया पाकिस्तान में ज़राअत और किसान और अल्लाह की वजह से। कोविड-19 में अगर लॉकडाउन हुआ 5-6 महीने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह को भूख से नहीं मरा है, ज़राअत की वजह से, किसान और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अब अगले साल हमें बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। हम कितनी की इंपोर्ट कर सकेंगे? हमारे पास डॉलर तो है नहीं, ज़र मुबादला हमारे पास है नहीं, तवज्जो हम देते नहीं, रिसर्च के इदारे सुनसान पड़े हैं, उनके पास बजट नहीं है, हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। मैं आपको अर्ज करूँ कि मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, 10 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली। अगर हम ज़राअत को पे तवज्जो नहीं देंगे, अगर हम इस वक्त अपने गैर आबाद रकबों को आबाद नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अभी मैं आपको अर्ज करूँ कि मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि एक जॉइंट वेंचर हुआ आर्मी और पंजाब गवर्नमेंट में 45,000 एकड़ का। हालांकि वो जॉइंट वेंचर था, उसमें यह था कि वो ज़मीन पंजाब हुकूमत के नाम रहनी थी कि ना कि आर्मी के नाम ट्रांसफ़र होनी थी। सही। उसमें 40% जाना था उसकी पंजाब हुकूमत के पास, जो उसकी इनकम होनी थी। 40% डेवलपमेंट पे खर्च होना था, 20% रिसर्च पे खर्च होना था। लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने जाके उस पर भी स्टे ले लिया। हालांकि ये मैं समझता हूँ ये मुल्क दुश्मनी है। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हमारे देहाती जबान में कहते हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, कि जिसके घर में गंदम है वो सब अक्लमंद है। आज क्या हमारे लिए बायसे शर्म नहीं है कि हम इतना बड़ा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, हमारी खवातीन लाइनों में लगी हुई हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है खोखर साहब। मुझे ये बताइएगा, एक बड़े पैमाने पर आप ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस मुल्क को कंधों मैं कहूँगी इसको मजबूत करने में किसान का हाथ है, आप लोगों का हाथ है। हुकूमती सतह पे कोई राब्ता हुआ इस मुहिम के अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों से? जी हुकूमत, देखिए मैं आपको अर्ज करूं जी, हुकूमत और अपोजिशन वो जाती जंगों से फारिग ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई सोचे। मैं माजरत के साथ कहूंगा पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। पाकिस्तानी अवाम बहुत परेशान है, ये कौम बहुत परेशान है, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा इस वक्त कि वहाँ पे अब देखें ना इजलास होते हैं, वहाँ पे मईशत पे बहस होनी चाहिए कि हमारी मुआशी पोजीशन कहाँ पे चली गई है। आज हमने क्या काम किया? अपनी ज़राअत को ख़त्म कर लिया, अपने कशकोल का साइज हमने बढ़ा लिया है। आज हमारे लिए कामयाबी क्या होती है कि हमने बाहर से कर्जा ले लिया है। ये कोई कामयाबी नहीं कहता कि हमने अपनी पैदावार इतनी बढ़ाई है, रिसर्च पे ये खर्च किया, हम जदीद रिसर्च ये की है, बीज ये लेके आए हैं। आज देखिए हमारे पास तो बेहतर सीड ही नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी में आपको बताता हूँ। अभी सीड कंपनी जो पंजाब में जो सीड कंपनीज हैं जिन्होंने गंदम का बीज फार्मर से परचेज करना है अगले साल की काश के लिए, मैं दुखी होकर बता रहा हूं कि उनको वो खरीदने नहीं दिया जा रहा कि अगले साल का यहाँ पे सीड कहां से आएगा। ये सीड फूड डिपार्टमेंट पूरा करेगा, ये ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करेगी, ये हमारे सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी साहब वहां पे आके सीड देंगे। अगर एक सीड कंपनी आज आज़ादी से वो सीड परचेज नहीं कर सकते, हाँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, देखना चाहिए कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी बुरी कंपनी है, उनको चेक करना इनका काम है। लेकिन वो रोका जा रहा है। काश्तकारों के पास फूड वाले पुलिस वाले लेके पहुंच जाते हैं कि खबरदार आपने उनको गंदम दी। देखिए ना क्या हम मुअज़्ज़म मुआशरे में रह रहे हैं कि जिसमें हमारा ऑलरेडी सर्टिफाइड सीड हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में 100% सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल होता है। हमें को 10 से 11 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए सिर्फ गंदम के सीड के लिए। लेकिन जहाँ पे तो मैं देख के मैं तो एक अजीब मखलूक को देख रहा हूँ जी, सच्ची जो बात है। मुझे इन लोगों की समझ नहीं आ रही कि मैं दिन में, अब मेरी तो कोई सीड कंपनी नहीं है, मैं तो काश्तकार हूँ, लेकिन मैं दिन में कई अफसरों से बात करता हूँ, इसलिए उनको परवाह कोई नहीं है। लेकिन खोखर साहब, गवर्नमेंट के सतह पे इश्तिहारात तो बड़े चलाया जाता है कि जी हम पाकिस्तान का जो किसान है उसको मजबूत कर रहे हैं, उसके कंधों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी ज़राअत को मजबूत कर रहे हैं। इश्तिहारात तो बहुत ज्यादा चलते हैं कि आप लोगों की मदद हो रही है। देखिए मोहतरमा, दुनिया में कोई हुकूमत कभी इश्तिहार देती है? वो काम करती है। यहाँ पे इश्तिहार दिया जाता है, काम कोई नहीं किया जाता। आज इस वक्त हम नेट इम्पोर्ट कंट्री है। इस वक्त हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $31.5 बिलियन है और हमारी इंपोर्ट जो है वो $80 बिलियन के करीब है। नेट डेफिसिट जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में $48.5 बिलियन का है और इसमें भी तकरीबन जो हमारा $24 बिलियन एग्रीकल्चर का हिस्सा है।
अब हम तो एक तरफ निगाहें लगा के बैठे हैं, हमने तो यकीन कर ले, मैं तो जाती तौर पे हमारा और काम नहीं था, हम तो जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब को, मिलिट्री को, आर्मी को कि वो आए हमारा हाथ बटाए, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई इमरजेंसी होती है, इस वक्त ज़रूरी इमरजेंसी है, बल्कि ज़रूरी इमरजेंसी का नोटिफिकेशन होना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी होती है, फंस किया, सैलाब आता है, जल्जला आता है, टिड्डी दल आता है, या और कोई नहर टूट जाती है, कुछ भी होता है, उस वक्त हम पाक आर्मी को बुलाते हैं जी। उस वक्त आज हमारी ज़रूरी इमरजेंसी है। आप यकीन कर लें, मैं काश्तकारों के घर के हालात ठीक नहीं है, उनके खेत के हालात ठीक नहीं, बच्चों की तालीम के हालात ठीक नहीं है। मेरी रात ही बहुत सारे गुजरांवाला के दोस्तों फार्मर से बात हो रही थी, वो जो दूध के काश्तकार हैं वो बहुत परेशान है, उनको सही रेट ही नहीं मिलता। वही दूध 1 लीटर का कई लीटरों के शहर में जाके बिकता है, बहुत महंगा बिकता है, कंपनियां उसको महंगा बेचती है, लेकिन हमारे काश्तकार को सही रेट नहीं मिलता। वो काश्तकार भी परेशान है। हमें आज चाहिए हम इन सब चीज़ों को ठीक करें। फिश का फार्मर, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है, वो बिजली का बिल अब अदा नहीं कर सकता। इस साल 30% फिश फार्मर ने अपने पाउंड खत्म कर दिए हैं। एक मीटिंग नहीं हुई इस वक्त तक, मैं माजरत से कहूंगा, एक मीटिंग नहीं हुई जो एग्रीकल्चर को देख ले क्या है जी। अगर एग्रीकल्चर के कुछ लोगों से मीटिंग होती है तो उसमें फार्मर एक भी नहीं होता, एक भी काश्तकार नहीं, एक भी काश्तकार नहीं होता, मैं कोई फार्मर उसमें शामिल नहीं होता। अब मैं साउथ पंजाब का रहने वाला हूं, जहां पे कॉटन की कमेटी बनी है, उसमें फार्मर नहीं है। अगर किसी को फार्मर के नाम पे शामिल किया गया, वो काश्तकार जिसने 15 साल से कभी 1 एकड़ कपास काश्त नहीं की। देखो ना, जब हम इस तरह की पॉलिसियां बनाएंगे तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। ये लेकिन खोखर साहब, गवर्नमेंट ये भी बात करती है, गवर्नमेंट और इससे मुतल्लिका जितने वजीर हैं वो ये बात करते हैं कि जो आम किसान है हमारा, वो ना आशना है बहुत सारे जदीद तरीकों से, इसलिए उनके साथ बराह रास्त बात नहीं हो पाती। जो लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ हम बात करते हैं, वो कहते हैं जदीद तरीकों से नाशना है, इनको हम पहले एजुकेट करेंगे, उसके बाद इन लोगों को साथ लेके चलेंगे। जमीनी हकायक में क्या ऐसे ही है? आपने बहुत खूबसूरत बात की है जी। वो कहते हैं जी ना आशना है फार्मर, उसको आशना करने के लिए एक बाकायदा इनका डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। पंजाब एक्सटेंशन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब उस डिपार्टमेंट के साथ जो हुकूमत ने जो हशर किया हुआ है वो ये है कि उसका 100% काम है सिर्फ काश्तकार के पास जाना, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होना। पूरी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन जहां पे वो एक काम नहीं करता कि फार्मर के पास सिर्फ नहीं जाता, बाकी उसके पास 10 काम और हैं। जुमा बाजार, इतवार बाजार, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कोरोना, डेंगी, प्राइस कंट्रोल, आटा तकसीम, इन कामों में उसको लगाया हुआ है। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। मुहज़्ज़ब मुआशरे अपने काश्तकार को जाके एक्सटेंशन सर्विस देते हैं, रिसर्च वाले उसके पास जाते हैं, वाटर मैनेजमेंट वाले उसके पास जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा नहीं है। मैं आपको अर्ज करता, IMF से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। इस रिलीफ मिलेगा तो एग्रीकल्चर से पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। इस मुल्क में मेरी रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज की जाए। गैर-आबाद रकमों को, हमारी आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से गैर-आबाद रकमों को आबाद करके छोटे काश्तकारों में तकसीम किया जाए। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इनवाइट किया जाए, वो भी आके इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। जदीद रिसर्च लाई जाए, बेहतर बीज दिया जाए, जदीद टेक्नोलॉजी लाई जाए। हमारे पास पानी अब कम है। अगर हम पाकिस्तान की ज़राअत को जदीद तरीकों से उस्तवार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोखर साहब, आपने वक्त हमारे लिए निकाला। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक तरफ हमारा दोस्त मुल्क चाइना आइंदा साल दुनिया की 10 बड़ी मईशतों का लीडर बनने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा और हमारा हमसाया मुल्क यानी कि इंडिया, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तानी मईशत की पैदावारी सलाहियत क्यों फलने फूलने की बजाय मुसलसल सुकड़ती हुई जा रही है। ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की बड़ी सनतों की पैदावार में फरवरी में पिछले साल के मुकाबले में 11.06% कमी रिकॉर्ड की गई है। कई बरसों तक पाकिस्तान की ताकत रहने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ज़वाल पजीर है। एक साल में टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार 20% तक गिर चुकी है। ऑटो सेक्टर की आउटपुट 64% से कम हुई। लोहे और स्टील के पैदावार में भी 9% कमी देखी गई है। यहाँ सवाल ये अहम है कि मुल्क में डॉलर चाहिए जो अपनी अशिया बाहर बेचने यानी एक्सपोर्ट करने से आएगा। लेकिन अगर मुल्क में बिजली, गैस और टैक्सेस से इंडस्ट्रियलिस्ट को खासा महंगा माहौल दिया जाएगा तो फिर प्रोडक्ट कास्ट कहाँ बढ़ जाएगी और हम इसे बाहर बेचने के काबिल नहीं रहेंगे।
ये वजह है कि पाकिस्तान में छोटी बड़ी सनतों को ताले लग चुके हैं। माहिरीन मानते हैं कि तवानाई और खाम माल महंगा होने से कारोबार काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार है। डॉलर्स बचाने के लिए एलसीज ना खुलने से डॉलर बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन प्रोडक्ट तैयार करने के लिए ज़रूरी खाम माल भी मुल्क में नहीं आ रहा, और जो आ रहा है वो महंगे डॉलर के भाव आने की वजह से प्रोडक्ट की कास्ट को उतना ही बढ़ा दिया जाता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद है। उन्हें वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमें नाइट एडिशन में ज्वाइन करने के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सनत को नज़र लगी है या फिर पॉलिसियाँ इतनी गलत हैं कि खुद ब खुद उसे गड़े के अंदर उतार दिया गया है? देखिए, एक तो पॉलिसियाँ पहले भी हमारी कंसिस्टेंट नहीं थी, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी थी। हमारी शिकायत ये थी कि जो है कंटिन्यूस पॉलिसीज नहीं होती। इसके ऊपर तुरा ये कि जो पॉलिसीज दी गई यानी बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ तय करके उनको विड्रॉ कर लिया गया। अब यार देखें कि आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स जिनको हम कहते हैं, वो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 65% द कंट्रीज एक्सपोर्ट, उनके साथ एक मायदा था कि जी 20 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ऑल इंक्लूसिव देंगे। पहले 9 सेंट था, इसको 20 रुपए किया, इक्विवेलेंट ही था। इसके बाद अचानक वो जो एसआरओ था वो वैलिड टिल जून 30 था, उसको बिटवीन द टाइम उसको अचानक विड्रॉ कर लिया। जी नहीं जी, IMF नहीं मानता या हमारे पैसे नहीं है, व्हाटएवर। तो ये जो ना, अगर इस तरह से आप बीच के अंदर इसे अगर आप विड्रॉ कर लें, मैं क्या प्लानिंग करूंगा, मैं आगे कैसे माल बेचूंगा। फिर आप डॉलर की स्टेबिलिटी देख लें, हम क्या गिन के डॉलर हम बात करें। फिर आप इंटरेस्ट रेट देख लें, इंटरेस्ट रेट हैज गॉन 21% का है, इसका मतलब 23% है, और सुन रहे हैं कि 2% और बढ़ जाएगा। इसके बाद आप ये देखेंगे जो इम्पोर्ट के प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होते, और यहाँ तो ये कि बड़ी एसेंशियल आइटम्स जो है ना वो भी वो रुकी रही, और पूरी दुनिया में हमारा परसेप्शन खराब हुआ। जो एक्सपोर्टर्स थे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने वाले रॉ मटेरियल के और चीजों के, दे आर रिलक्टेंट टू एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, दे डोंट वांट। उनके पास 200 मुल्क हैं, उनके पास एक पाकिस्तान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है। उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, अभी जो आप रिसेशन की बात कर रही थी कि 20% लो हो गया टेक्सटाइल, उसकी मैं वजह बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ कि परसेप्शन पाकिस्तान का जो है ना वो 2 बातें करते हैं। एक बात ये है कि आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कल क्या होगा कोई पता नहीं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जी आपके पास इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप हमारा रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट कर सकेंगे तो हम कैसे आपके ऊपर भरोसा करें अपनी डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा करने का। उसके अगेंस्ट में जितने ऑर्डर्स हैं ये बांग्लादेश के पास जा रहे हैं। आप बिल्कुल क्लियर देख लें कि बांग्लादेश विल फिनिश दिस ईयर, कहते हैं कि $50 बिलियन पे, और हम जो है ना इतना बड़ा मुल्क कॉटन ग्रोइंग कंट्री होके वी विल गो डाउन फ्रॉम 32 बिलियन टू अबाउट 27 बिलियन हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो सकती हैं, करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो मेरा अपना ख्याल ये है कि वी आर बिजी समवेयर एल्स। हम IMF की उसके साथ लगे हुए कि IMF से हमारा साइन हो जाएगी, फ्रेंडली कंट्रीज पैसे दे दें। ये अगर दे भी दें तो उसके बाद अगर हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं होती हैं तो फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं। What you need is a dollars, and that dollars would only come when you export more, or dollars will only come when you got more remittances by foreign living people, Pakistan living in foreign countries, उनकी अगर रेमिटेंसेस बढ़ेंगी तो होगा। इसके अलावा तो कोई तीसरा हमारे पास तो कोई वे आउट ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। और एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर आप इनेबलिंग एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिव हम नहीं होंगे, रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो डू यू थिंक वी कैन एक्सपोर्ट मोर? और ये जो मसाइल जो है इसको खत्म होंगे? नहीं खत्म होंगे ये मसाइल। अगर आप 5-7 बिलियन लेके भी आ गए तो आपका डेफिसिट तो 15 बिलियन का है, कुछ 4-6 महीने चल जाएगा, फिर आपकी वही पोजीशन होगी। सही है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने बड़ी अच्छी सिचुएशन मेरे सामने रखी। आपने जैसे बांग्लादेश की मिसाल दी, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं हमने देखा बड़े लो थे, लेकिन अब वो बड़े पाकिस्तान से इकोनॉमी के लिहाज से आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे जो कारोबारी शख्सियात हैं, दुनिया भर के जितने भी ममालिक अपनी मैशत को ऊपर लेके जाते हैं, कारोबारी अफराद को हमेशा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाता है, कंफर्ट जोन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने मैशत को मजबूत करना होता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त छोटे बड़े पैदावारी जो प्लांट्स हैं, पैदावारी सलाहियत के जितने भी प्लांट्स हैं वो बंद हो रहे हैं ग्रेजुअली। तो इसकी वजह क्या है? जो आप लोग की पूरी कम्युनिटी है, जो कारोबारी अफराद हैं, वो इस वक्त किस सिचुएशन में है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि अपना सरमाया और अपना कारोबार यहाँ से समेट के पाकिस्तान से हमें जाना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ब्लंट,
जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बड़ा शाई कमोडिटी है, बहुत शाई कमोडिटी। आप अगर उसको नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है और पैसे से पैसा ही कमाना है ना, तो जरूरी है कि हम इन हालात में रहें जहाँ बिल्कुल ही जो है ना पॉलिसीज नहीं हो और हमारा कारोबार नीचे जा रहा हो, हम नुकसान कर रहे हो। तो लोग ये सोचते हैं, सब पाकिस्तानी पेट्रोटिज्म अपनी जगह पे, लेकिन कारोबारी शख्सियत होना अपनी जगह पे होता है। तो मैंने भी सुना है कि कई लोग जो है ना वो कम से कम जो है ना अपना, अगर पूरे शिफ्ट नहीं हो रहे तो कुछ ना कुछ पार्शियल जो है ना उसकी है। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जो है ना थिंग्स आर हैपनिंग विच वुड बी वेरी बैड इन द लॉन्ग टर्म फॉर पाकिस्तान। ये जो अगर देखें एक बाइक आदमी चला गया मिसाल के तौर पर, जाके उसने केनिया में फैक्ट्री डाल दी, अब केनिया में उसको अगर प्रॉफिट पाकिस्तान ज्यादा होगा, बोलेगा यहाँ क्या करना है, बाकी का भी समेटो और वहां ले जाओ। अगर ये एड्रेस नहीं करते इसको, तो आई थिंक दैट जो अभी आप जो देख रहे हैं सिनेरियो, इट कैन गो वर्स्ट। और मेरी नजर में तो देखें इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। आपको जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है जी। और ये दो चीजें दो हेड्स ऑफ अकाउंट में ही आ सकती हैं, होम रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा फायदा ये है कि एक्सपोर्ट्स टेक केयर ऑफ योर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ऑफ योर एनआरकी, ऑफ योर, आप अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, आज जब आप डालते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर जोर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री चलानी है आपने। जब इंडस्ट्री चलेगी तो लेबर उसके अंदर चाहिए, हाथ से तो नहीं चलती, और जब वो लेबर लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो ये जितने जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, फलाना है, ढिमका है, आउट ऑफ एम्प्टी स्टमक, ये भी अरेस्ट होंगे। इसके बाद आपके जितने अपने रॉ मटेरियल्स हैं जो कि बाई प्रोडक्ट होते हैं उसके, वो सारे इस्तेमाल में आएंगे। एंड fetching that price for your raw materials, actually you're converting them and fetching the price। दूसरा जो तरीका ख्याल है उसके अंदर अब क्या करना चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, आप तो कह रहे हैं, आप तो यही कहेंगे, आप क्या बात कर रहे हैं, तो कम हो रहा है, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए बढ़ाने का एक तरीका ये है कि वी शुड गो टू स्क्वायर वन पोजीशन, जहां से हमने इसको बढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त आपकी रेट क्या थी, 7%, 8%। उस वक्त आपका सेल टैक्स रिफंड फंसता था नहीं, इसलिए कि जीरो रेटेड रजीम थी, जहां से 80% आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों पैसे ले रहे हैं वापस दे रहे हैं, उनको आप जीरो रेटेड के अंदर ले जाएं। इसके बाद आप मुझे बताएं, इससे पहले क्या आपके बिजली के रेट क्या इस तरह से होते थे? फिर इसके बाद आपने गैस के रेट जो है ना उसको आपने एकदम बढ़ा दिया। एंड लुक एट दिस, गैस के रेट्स वर इंक्रीज्ड, नोटिफिकेशन केम ऑन 16 फरवरी। दूसरे नंबर पर होम रेमिटेंसेस है, हम क्यों मल्टीपल रेट नहीं ला सकते, और क्यों बांग्लादेश में या किसी और मुल्कों में जहाँ मल्टीपल रेट होता है। मल्टीपल रेट से मेरी मुराद ये है कि अगर कारोबार के लिए मांगता हूँ तो वहां से मुझे जो आदमी $1000 इससे कम बेच रहा है उसको आप जो है ना 5% 7% ज्यादा दें। इसका मतलब ये होता है कि 5% में आप डॉलर खरीदेंगे, 5-10 बिलियन उसमें बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये 2 स्टेप से आपका टोटल जो है ना काम हो जाता है। IMF से नहीं होगा, UAE से नहीं होगा, सऊदीया किसी मांगने से नहीं होगा, लेकिन हमारे अपने पैसे जो हम ला सकते हैं वो हम हुंडी और हवाले के जरिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको रेट वहाँ का फर्क मिलता है। ये 2 चीजें अगर हो जाएं तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान कैन कम आउट। ठीक है, लेकिन जुबैर साहब एक और भी सवाल बड़ा अहम है जो उठाया भी जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या कोई भी कारोबारी मैशत हो वो सारी डॉलर के ऊपर चल रही है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉलर इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर रुझान हमें क्यों नहीं नज़र आता कि जो खाम माल, जो मटेरियल हमें दरकार होता है वो पाकिस्तान के अंदर तैयार हो, उससे बाहर से ही मंगवाना क्यों पड़ता है? क्या इसमें मुनाफे की शरह कम है या कोई और मसाइल है कि खाम मुल्क पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं होता? इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पैदावारी जो प्लांट्स है वो बंद हो रहे हैं कि जी हम खाम माल जो है वो नहीं ला सकते। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसके अंदर बात यह है कि रॉ मटीरियल, अगर आप अमेरिका को भी देखें तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। हर एक चीज हर आदमी नहीं बना सकता। अब मिसाल के तौर पर आपके वहाँ जीन्स होनी चाहिए, आपके वहाँ आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं एलजीनेट में कहूँगा मैं चाइना से नहीं मंगाऊंगा, पाकिस्तान में बनाऊंगा, तो नहीं बन सकता। दे हैव गॉट दैट सिस्टम, रॉ मटेरियल उसका उनके पास है। रॉ मटेरियल के भी रॉ मटेरियल होते हैं जिससे वो बनाया जाता है। अब मैं दूसरी बात एक ये होती है कि इकोनॉमी स्केल एक चीज है। इकोनॉमी स्केल का मतलब ये होता है कि मेरी पैदावार इतनी हो, इतनी पैदावार नहीं, इतनी मेरी सेल्स हो कि जो है ना मैं इसको, इस कारखाने को मैं वायबल कर सकूं। इसको जब मैं लगा रहा हूँ इंडस्ट्री तो मेरी वायबल हो। अगर मेरी यहाँ मैं जो अगर मिनिमम साइज ऑफ इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर अगर 100 टन की है पर डे की, और मेरी यहाँ जो पाकिस्तान में जो खपत है वो 20 या 30 है, तो मैं उस कारखाने को नहीं लगा सकता, इसलिए कि फिर देन इकोनॉमी स्केल विल नॉट बी क्रिएटेड और मैं वैसे ही महंगा हो जाऊंगा। अगर मैं इससे अच्छा है चाइना से मंगा लूँ। अब चाइना से जो माल आता है उसके अंदर इकोनॉमी स्केल का बड़ा दखल है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो।
उनके बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, लिहाजा उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बहुत लो होती है। अगर आप इस छोटी साइज की अगर यहाँ लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। आप यहाँ देखें ना, गाड़ी यहाँ क्या दाम बिकती है, और यही गाड़ी आप दुबई चले जाएं, इम्पोर्टेड गाड़ी जो बाहर से आती है, जापान से आती है, इट इज हाफ द प्राइस। तो ये क्यों है? इसलिए कि पीपीटी के अंदर जब आप मंगवाते हैं गाड़ी को नॉकडाउन कंडीशन में, हालांकि ड्यूटी भी 25% है, फिर भी यहाँ जो दाम है, आज आप देखें कई गाड़ियों के दाम 90 लाख रुपए हो गए जो 30 लाख रुपए की थी। आप आज सुजुकी ऑल्टो जो है, कोई मेरे ख्याल मुझे कोई कह रहा था कि वो कोई 35 लाख रुपए की हो गई है। तो अगर आप मुझे बताएं कि ये तो इसका मतलब एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ रीच। अगर आपका 350 रुपए 300 रुपए का अगर डॉलर होगा तो इनका भी जो है ना, इनकी कॉस्टें भी 3 गुना हो गई। प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ कंप्लीट साइंस। अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपने इंडस्ट्रियल बेस को ब्रॉडन करना है, आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। और अगर आपको साइंस पढ़ना नहीं आती, अगर आपको साइंस समझ में नहीं आती, तो डोंट यूज योर हेड। आप एक काम करें, जिसका गवर्नमेंट को जिसका अच्छा लगे, हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से हो, उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले लें, उसकी कस्टम की पॉलिसीज ले लें, उसकी लेबर पॉलिसीज ले लें और उसको इम्प्लीमेंट मन कर दें। उसके अंदर 3 महीने 3 साल का पीरियड कर दें, क्योंकि उन्होंने किया था तो हम भी करेंगे। हमारा एंटरप्रेन्योर इज सेकंड टू नन। आज भी इन हालात में भी आप देखें कोविड में हमने कितना प्रोग्रेस किया, आज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इन हालात में, जबकि परसेप्शन पाकिस्तान खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपकी जो ना आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, डॉलर्स नहीं है, फिर भी हम चला रहे हैं। और हम बात ये है, बहुत शुक्रिया माजरत ज़ुबैर मोता, मेरे पास वक्त ख़त्म हो चुका। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने नाजरीन अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब से भी बात की, मैंने किसान इत्तेहाद के सदर से भी बात की, मैंने माहिर माशियात से भी बात की, मगर तीनों तरफ मुझे सिर्फ अंधेरा नज़र आया, बहरान नज़र आया, तकलीफ़ नज़र आई कि हर शख्स हर ओहदे के अंदर मौजूद हो, हर इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हो, हर शख्स अपनी जगह पर मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहरान संगीन होता जा रहा है। सियासतदानों को मिलकर बैठने की अशद ज़रूरत है, हर उस पाकिस्तानी के लिए जो कि सफ़र कर रहा है। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला कल पाकिस्तान के लिए उम्मीद सहर साबित होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नाइट एडिशन से अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।